गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फतला, शानदार, जानदार, एकदम झकास। तो भाई मैं आप लोगों को बता दूं कि कुछ एप्लीकेशन में टेक्निकल इश्यू है, जिसकी वजह से आज आप लोगों के जो कमेंट्स हैं वो मैं नहीं पढ़ सकता हूं, नहीं रीड कर सकता हूं। तो आप लोगों के जो कमेंट्स हैं वो नहीं पढ़े जाएंगे आज। तो ये मत सोचना कि ये रिकॉर्डेड क्लास चल रही है, क्योंकि मैं आप लोग बता दूं कि आज 19 जून है, थर्सडे का दिन है। 2:33 हो चुके हैं। धूप निकल रही है दिल्ली में, कल बारिश हुई थी। तो कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से कमेंट्स नहीं चल पा रहे हैं। तो आप लोगों के जो कमेंट्स हैं मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, ठीक है। उसके लिए हम माफी चाहते हैं, बट हमें कमेंट्स की जरूरत भी नहीं है। जब हमें शानदार तरीके से चीजों को समझना होता है, पढ़ना होता है, तो हमें कमेंट्स से ज्यादा ध्यान देना होता है चीजों को समझने में। मैंने आपसे बोला था कि आज का लेक्चर वो बच्चा अटेंड करेगा जो कैलेंडर के प्रीवियस लेक्चर्स का रिवीजन करके आया होगा। जरा एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या चीजें हम कैलेंडर में पढ़ चुके हैं। सबसे पहले जो हमने पढ़ा था कैलेंडर में, वो पढ़ा था व्हाट आर द लीप ईयर्स एंड टोटल लीप ईयर्स। और लीप ईयर्स और टोटल लीप ईयर्स से रिलेटेड फिर हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। फिर दूसरा जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया था वो ऑड डेज का कॉन्सेप्ट सिखाया था। फिर मैंने बेसिक क्वेश्चंस आपको कराए थे रिलेटेड टू ऑड डेज। तीसरा फिर हमने एज कैलकुलेशन पढ़ा था, एज कैसे कैलकुलेट करते हैं। चौथा जो क्वेश्चंस किए थे हमने, वो क्वेश्चंस किए थे रेफरेंस कैलेंडर वाले, जिसमें हम आज की डेट्स, मतलब कोई भी पर्टिकुलर डेट मंथ ईयर का अगर दिन दिया हुआ है, उसके रेफरेंस में किसी दूसरी डेट मंथ ईयर का दिन निकालना है, तो वो वाले क्वेश्चंस हमने किए थे। फिर हमने पढ़ा था रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर की, हमारा जो कैलेंडर है वो रिपीट कब होता है, ठीक है, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। फिर हमने रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर पढ़ा था, तो हमें पता चला कि किसी भी साधारण वर्ष को रिपीट होने में 11 साल लगते हैं, और जो 11 साल में रिपीट नहीं हो पाती है ना। हाँ जी। तो फिर हमने पढ़ा था रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, है ना, कि कोई भी साधारण वर्ष 11 6 साल में रिपीट होती है और लीप ईयर रिपीट होने में 28 साल लेती है। फिर रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर के बाद हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर के बाद आ, कि कोई भी डे एक वीक में कितनी बार आता है। एक वीक में कोई भी दिन सिर्फ और सिर्फ एक ही बार आता है। एक महीने में कोई भी दिन, है ना, कम से कम 4, ज्यादा से ज्यादा 5 बार आ सकता है। और एक साल में कोई भी दिन कम से कम 52 और ज्यादा से ज्यादा 53 बार आ सकता है। तो ये वाले क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। लीप ईयर्स को पहचानने की ट्रिक थी, 4 से भाग करेंगे या फिर हम भाग करते हैं 400 से, अगर वो सेंचुरी ईयर है तो। और टोटल लीप ईयर कैसे काउंट करते हैं भैया? 100 साल में टोटल 24 लीप ईयर होते हैं, 200 साल में टोटल 48 लीप ईयर होते हैं, 300 साल में टोटल हमारे 72 लीप ईयर होते हैं, और 400 साल में 97 होते हैं। क्यों होते हैं ये भी हमने डिस्कस किया था। ऑड डेज का कॉन्सेप्ट क्या था? ऑड डेज का रिमाइंडर ऑफ 7 इक्वल टू ऑड डेज, 7 से भाग देने पर जो भी हमारा शेषफल बचेगा, है ना, वो हमारा क्या कहलाएगा? ऑड डेज कहलाएगा। 7 से भाग इसलिए करते हैं क्योंकि एक वीक 7 दिन का होता है। एज कैलकुलेशन बड़ी आसान है, ईयर से ईयर माइनस होगा, मंथ से मंथ, डे से डे। समझ रहे हो? हाँ जी। कुछ बच्चों के तो कमेंट्स आने लगे, एक आध बच्चों के। कुछ बच्चे कह रहे हैं क्लास ही शो नहीं हो रही है। क्लास तो चल रही है ना? है, चलिए साहब। रेफरेंस कैलेंडर वाले 3 केस बनते हैं, सिर्फ ईयर्स का डिफरेंस, सिर्फ मंथ का डिफरेंस, और कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें ईयर और मंथ दोनों का डिफरेंस होता है। रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, कोई भी नॉर्मल ईयर रिपीट होती है 11 साल में, और जो 11 में नहीं रिपीट होती वो 6 में रिपीट होती है। अच्छा, और लीप ईयर को रिपीट होने में लगते हैं 28 साल। और एक वीक में कोई भी दिन एक बार आता है, महीने में 4 5 बार, ईयर में 52 53 बार आता है। तो मैं उम्मीद करता हूं यहां तक जो भी कुछ आपने कैलेंडर में पढ़ा है बहुत अच्छे से आपको समझ आया होगा।
बहुत शानदार तरीके से आपने चीजों को समझा होगा, बेहतरीन तरीके से यहां तक हमने चीजों को अच्छे से करा दिया आप लोगों को, है ना। तो आज थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, इसलिए आप लोग परेशान ना होना। हाँ जी, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आप लोगों को बहुत अच्छे से चीजों को समझ लिया होगा और बहुत अच्छे से चीजें समझ आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखो कितने सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कैलेंडर के सॉल्व करवा दिए। हालांकि कैलेंडर एक ऐसा चैप्टर है, अगर मैं एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ खास इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है। यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई। सी सेट के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो सी सेट पॉइंट ऑफ व्यू से तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन 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 एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। रेलवे पुलिस से भी अपना एक आध क्वेश्चन आ जाता है रेलवे और पुलिस के एग्जाम में कैलेंडर से रिलेटेड, ठीक है। बट वही चीजें देखो, सिलेबस तो हमें पूरा ही कंप्लीट करना है। हम किसी भी टॉपिक को इग्नोर नहीं कर सकते, हम किसी भी चैप्टर को छोड़ नहीं सकते। अगर किसी भी चैप्टर से एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ गया तो हम रह जाएंगे, तो फायदा क्या होगा फिर, है। हमारी पूरी साल की मेहनत बेकार हो जाएगी एक आध टॉपिक के चक्कर में। हाँ, भले ही आप बेटा कैलेंडर में अलग से प्रैक्टिस मत करना, लेकिन एटलीस्ट मैंने क्लास में जितने क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं उन क्लास के क्वेश्चंस का आप कम से कम 2 बार रिवीजन कर लेना। आप अलग से मत सॉल्व करना एक भी क्वेश्चन, बट क्लास के क्वेश्चंस को 2 2 बार सॉल्व कर लेना, ठीक है। हाँ जी, चलिए साहब, तो अब हम क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं और आज हम सीखेंगे सेंचुरीज के लास्ट और फर्स्ट डे कैलकुलेट करना, है ना। आज का जो कॉन्सेप्ट है वो है सेंचुरीज के लास्ट और फर्स्ट डे कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। हमें कैसे पता चलता है कि कोई भी शताब्दी किस दिन पे खत्म होगी या फिर कोई भी शताब्दी किस दिन पे शुरू होगी, क्योंकि हमारे एग्जाम में अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि शताब्दी का पहला दिन इनमें से कौन सा है या फिर शताब्दी का अंतिम दिन इनमें से कौन सा है। ये क्वेश्चन अक्सर हमारे एग्जाम में आता है। अब आप लोगों को ना एक बहुत ही शानदार और बेहतरीन चीज आज मैं सिखाने वाला हूँ, शायद आपने ऐसी चीज पहले कभी सुनी नहीं होगी। आप कैलेंडर को, है ना, जब से पैदा हुआ तब से देख रहे हो, लेकिन आपने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट कैलेंडर के बारे में कभी जाना नहीं होगा। आज मैं आपको बताता हूँ वो इंटरेस्टिंग फैक्ट एक्चुअली है क्या। 100 वर्ष में 24 लीप ईयर होते हैं, दुनिया जानती है। 100 साल में कैलेंडर के जो पहले 100 साल थे उनमें कितने लीप ईयर्स आए थे? 24 लीप ईयर्स आए थे। अगर मैं आपसे कहूं कि भैया 100 साल में कितने ऑड डेज हैं, तो आप ऑड डेज कैसे कैलकुलेट करोगे? ऑड डेज की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे कि भैया 100 साल में कितने ऑड डेज हैं?
100 साल में कितने ऑड डेज हैं, ये कैसे कैलकुलेट करोगे ऑड डेज? तो दुनिया जानती है ऑड डेज निकालने की ट्रिक, मैंने आपको बताई थी, ईयर्स प्लस लीप ईयर बिकम्स ऑड डेज। तो 100 साल में कितने ऑड डेज हैं, तो ये कैसे पता चलेगा? 100 साल में आए हुए लीप ईयर इसमें जोड़ दो। तो भैया 100 और 24 कितना हो जाएगा? 124। लेकिन ऑड डेज की वैल्यू कभी भी 7 या 7 से ज्यादा नहीं हो सकती, इसीलिए दोबारा से 7 से भाग करके रिमाइंडर पता कर लो। 7 एकम 7 बचे 5, 7 7 एकम 7 बचे 5, 7 फाइनली कितना बचा? फाइनली बचा 5। यानी कि 100 साल में कितने ऑड डेज हैं बाबू? 100 साल में 5 ऑड डेज हैं। 100 साल में कितने ऑड डेज बनेंगे? ईयर्स, ईयर्स प्लस लीप ईयर्स, ईयर्स प्लस लीप ईयर्स बिकम्स ऑड डेज, है ना? तो 100 साल में ऑड डेज की वैल्यू अगर निकाली जाए तो 100 प्लस 24 124, और 124 को 7 से भाग दे के छोटा करोगे तो कितना आएगा? 5। तो 100 साल में 5 ऑड डेज बनेंगे। बहुत बढ़िया। ऐसे ही आप ये कैलकुलेट करके बताओ मुझे, पूरे 200 साल में कितने ऑड डेज होंगे, पूरे 300 साल में कितने ऑड डेज होंगे, और पूरे 400 साल में कितने ऑड डेज होंगे? जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ फटाफट से। जल्दी से कैलकुलेट बताओ बेटा, पूरे 100 साल में कितने ऑड डेज होंगे, पूरे 200 साल में कितने ऑड डेज होंगे, 300 साल में कितने ऑड डेज होंगे, पूरे 400 साल में कितने ऑड डेज होंगे? जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ फटाफट से। सेम इसी मेथड से कैलकुलेट करके बताओ। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, 200 वर्ष में कितने ऑड डेज निकलेंगे? सर 200 वर्ष में 48 लीप ईयर होते हैं। तो 200 वर्षों को अगर मैं ऑड डेज में कन्वर्ट करना चाहूँ तो ईयर्स प्लस लीप ईयर बिकम्स ऑड डेज 248। 7 से भाग दो, 7 के 21 बचा 3, 7 पंजे 35, फाइनली कितना बचेगा? 3 बचेगा। 300 में 72 लीप ईयर होते हैं, तो 300 प्लस 72, 372।
अगर मैं 7 से भाग देता हूं तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 7 पंजे 35 बचा 2, 7 21, फाइनली बचेगा 1। 400 में 97 लीप ईयर होते हैं, 400 प्लस 97 497, 7 से भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अब आगे से याद रखना, 100 साल में 24 लीप ईयर 5 ऑड डेज, 200 साल में 48 लीप ईयर 3 ऑड डेज, 300 साल में 72 लीप ईयर 1 ऑड डे, और 400 साल में 97 लीप ईयर होते हैं और 0 ऑड डेज होते हैं। और ये जो 400 साल में 0 ऑड डेज हैं, बस कैलेंडर में इसी की साइकिल चलती है, 400 साल की, 400 साल की साइकिल। अब मेरा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों से है, बताओ 500 वर्ष में कितने ऑड डेज बनेंगे, 600 वर्ष में कितने ऑड डेज बनेंगे। अब तुम्हें बेटा लीप ईयर ऐड करने की जरूरत नहीं है, तुम बिना लीप ईयर ऐड किए बता सकते हो, बिना लीप ईयर ऐड किए बना सकते हो, इन विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल। तुम बिना लीप ईयर ऐड किए बना सकते हो। जल्दी से बताओ बेटा, ऑड डेज की वैल्यू लिखो। 500 वर्षों में कितने ऑड डेज होंगे, 600 वर्षों में कितने ऑड डेज होंगे, 700 वर्षों में कितने ऑड डेज होंगे, 800 वर्षों में कितने ऑड डेज होंगे, 900 वर्षों में कितने ऑड डेज होंगे, और 1000 वर्ष में कितने ऑड डेज होंगे। जल्दी से ऑड डेज कैलकुलेट करो विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल। और जब आप इन ईयर्स में ऑड डेज कैलकुलेट करोगे तो कैलेंडर का एक बेहतरीन इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आपको जानने को मिलेगा, जिसके बारे में आपने कभी कल्पना नहीं करी होगी। अच्छा सर, हमें तो आज तक नहीं पता था कि कैलेंडर में ये चीज होती है। हाँ जी, जल्दी से बेटा, 300 में एक ऑड डेज आएगा। 372 को जब तुम 7 से भाग करोगे तो रिमाइंडर बेटा 1 बचेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 1, 372 को जब 7 से भाग करोगे तो। बहत्तर को 7 से भाग करोगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, 1। हाँ जी, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। सर 500 को मैं तोड़ सकता हूँ 400 प्लस 100, 0 प्लस 5 यानी कि 5 आ जाएगा। 600 को तोड़ सकता हूँ 400 प्लस 200, 0 प्लस 3 3 आ जाएगा। 700 को तोड़ दूंगा 400 प्लस 300, 0 प्लस 1 1 आ जाएगा। और जो 800 है वो 400 का मल्टीपल है, यानी कि 0 आ गया। 900 क्या है बेटा, 900 हो गया 800 प्लस 100, 800 प्लस 100, ये 800 प्लस 100, 0 प्लस 5 5 हो गया। 1000 है बेटा 800 प्लस 200, 0 प्लस 3 3 हो गया। आप लोगों ने एक चीज ध्यान दी, जो 5310 ऑड डेज यहाँ है, वही 5310 ऑड डेज यहाँ है, वही 5310 ऑड डेज यहाँ है। इसका मतलब आपको पता है क्या है, इसका मतलब पता है आपको क्या है। अच्छा, आप लोगों ने एक मूवी देखी थी 2012, आप लोगों ने एक कहानी सुनी थी कि 2012 में महामाया कैलेंडर खत्म हो रहा है, तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी 2012 में। और एक हॉलीवुड मूवी भी बनाई गई थी इस पर बेस्ड कि 2012 में कैलेंडर खत्म हो रहा है। याद है आप लोगों को, है? एक कैलेंडर ही खत्म हो रहा है? तो मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, कल भी मैंने बताया था कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बच के रहना, आज भी मैं आपको बता रहा हूं, अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है। हमारा जो कैलेंडर है ना, कभी जिंदगी में खत्म हो ही नहीं सकता। हमारा कैलेंडर कभी जिंदगी में खत्म नहीं हो सकता। पूछो क्यों? रीजन ये है क्योंकि हमारा कैलेंडर साइक्लिक मोड पे लगा हुआ है। साइक्लिक मोड पे लगा हुआ है, पता है क्या? जो 400 वर्ष बीते हैं ना कैलेंडर में, तो जो कैलेंडर में बेसिकली 5वीं शताब्दी आई है ना, जो 5वीं शताब्दी थी, ये जो कैलेंडर के 100 वर्ष थे, एक्चुअल में ये 5वीं शताब्दी कोई और नहीं थी, ये कैलेंडर की पहली ही शताब्दी थी। होता क्या है कि कैलेंडर में सिर्फ और सिर्फ 4 ही शताब्दियां हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, और यही 4 शताब्दी अगेन एंड अगेन एंड अगेन कैलेंडर में रिपीट हो रही है। हम जो वर्ष है वो 2025 है, ये कैलेंडर की 21वीं शताब्दी है। तो एग्जैक्टली कैलेंडर में 21वीं शताब्दी जैसी कोई शताब्दी है ही नहीं। एक्चुअल में 21वीं शताब्दी कैलेंडर में लिखी ही नहीं गई कभी। कैलेंडर में सिर्फ 400 ही शताब्दी लिखी गई है।
तो बेसिकली ये पता है कौन सी शताब्दी है कैलेंडर की? 400 का मल्टीप्लाई करोगे, 400 पंजे 2000, यानी कि ये कैलेंडर की पहली शताब्दी है। तो ये जो 2025 है, 21वीं शताब्दी का जो 25वां वर्ष है ना, एक्चुअल में ये कैलेंडर की शुरुआती 25वां वर्ष है। कैलेंडर में सिर्फ लिखी ही 404 शताब्दियां गई हैं, और यही 4 शताब्दी अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन कैलेंडर में क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। समझ रहे हो? यानी कि कैलेंडर हमारा जिंदगी में कभी खत्म ही नहीं हो सकता, कभी नहीं खत्म हो सकता। हम जिस 21वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, एक्चुअल में ये कैलेंडर की पहली ही शताब्दी, और ये पहली शताब्दी का 25वां वर्ष है। और क्योंकि कैलेंडर में सिर्फ 4 सेंचुरीज होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसीलिए हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि बताओ शताब्दी का पहला दिन क्या होगा, बताओ शताब्दी का अंतिम दिन क्या होगा। इसीलिए क्वेश्चन बनता है सेंचुरी के फर्स्ट और लास्ट डे क्या है, क्योंकि कैलेंडर में सिर्फ 4 तरह की शताब्दी है। अगर कैलेंडर में बहुत सारी शताब्दियां होती तो ये क्वेश्चन कभी बनता ही नहीं। फिर बताओ कहां तक, फिर तो हर शताब्दी का अंतिम और प्रथम दिन अलग अलग हो सकता था ना, क्योंकि कैलेंडर में सिर्फ 4 ही प्रकार की शताब्दी है। इसीलिए एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि पहली शताब्दी का अंतिम दिन क्या था, दूसरी शताब्दी का अंतिम दिन क्या है, तीसरी का क्या है, चौथी का क्या है। अब हम कैसे पता लगाएंगे? अब हम कैसे पता, यानी कि आप लोगों ने एक चीज सीखी, किसी भी नॉर्मल ईयर को रिपीट होने में कितने साल लगते हैं? 11। और जो नॉर्मल ईयर 11 में रिपीट नहीं होती वो 6 में रिपीट होती है। पहचान क्या है जो 11 में रिपीट नहीं होती? पहचान उनकी है कि वो आती है लीप ईयर के तुरंत बाद, है ना। जैसे कि 2005 लीप ईयर के तुरंत बाद है, ये 11 में रिपीट नहीं होगा, ये 6 साल में रिपीट होगा, यानी कि 2011 में रिपीट हो जाएगा। क्योंकि 2005 में 11 जोड़ोगे तो बनेगा 2016, और 2016 तो लीप ईयर है, तो नॉर्मल ईयर का कैलेंडर लीप ईयर से तो सेम हो नहीं सकता। अच्छा, एक लीप ईयर को रिपीट होने में कितने साल लगते हैं? 28 साल। लेकिन ये कॉन्सेप्ट तभी वैलिड है जब या तो हम एक ही सेंचुरी के अंदर घूम रहे हैं, या फिर हम वो सेंचुरी क्रॉस कर रहे हैं जो लीप सेंचुरी ईयर है। अगर हम ऐसी सेंचुरी क्रॉस करते जो लीप सेंचुरी ईयर नहीं है, तो वहां पर ये जो कॉन्सेप्ट है ये काम ही नहीं करता। समझ रहे हो? बिल्कुल काम नहीं करता। तो अब हमने जाना कि पूरी की पूरी एक सेंचुरी को रिपीट होने में कितने साल लगते हैं। पूरे के पूरे 100 वर्ष को रिपीट होने में कितने साल लगते हैं? सर, पूरी की पूरी एक शताब्दी को रिपीट होने में लगते हैं 400 साल। तो 400 वर्ष बाद पूरी की पूरी एक सेंचुरी रिपीट हो जाती है, पूरी की पूरी एक शताब्दी हमारी क्या हो जाती है? रिपीट हो जाती है। ठीक 400 वर्ष बाद पूरी की पूरी शताब्दी रिपीट होने लगती है। समझ रहे हो? हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, आप लोगों ने ये चीज आज तक पढ़ी थी, ये चीज पढ़ी थी, लेकिन शायद ये चीज आपने कभी नहीं पढ़ी होगी कि पूरी की पूरी शताब्दी रिपीट होती है 400 वर्ष बाद। पूरे के पूरे 100 वर्ष रिपीट होते हैं एज इट इज। और कैलेंडर में सिर्फ यही 4 टाइप की शताब्दी है, इसीलिए हमारे एग्जाम में क्वेश्चन भी बनता है कि सेंचुरी का फर्स्ट डे क्या है, लास्ट डे क्या है। अब हम सीखेंगे कि शताब्दी का प्रथम और अंतिम दिन कैसे निकालना होता है। चलिए साहब, तो हमारे कैलेंडर में जो सेंचुरीज है वो पहली सेंचुरी है, दूसरी सेंचुरी है, तीसरी सेंचुरी और चौथी सेंचुरी है। पहले 100 वर्ष, फिर 101 से लेके 200 तक, फिर 201 से लेके 300, फिर 301 से लेके 400। अगर मैं ऑड डेज की बात करूं, अगर मैं इनमें ऑड डेज की बात करूं, तो बेटा 100 वर्ष में कितने ऑड डेज है? 5। 200 में कितने हैं? 3। 300 में कितने? 1। 400 में कितने हैं? 0। आपको मैंने शायद कैलेंडर के पहले दिन एक चीज बताई थी जब हम कैलेंडर पढ़ रहे थे कि मंडे वॉज द फर्स्ट डे। सबसे जो पहला दिन था कैलेंडर का वो मंडे था, कैलेंडर का दूसरा दिन ट्यूसडे था, और जो तीसरा दिन था बेटा वो वेडनेसडे था, चौथा दिन कैलेंडर का थर्सडे था, पांचवा दिन कैलेंडर का फ्राइडे था, और छठा दिन कैलेंडर का सैटरडे था, और सातवां या फिर मैं कहूँ 0, ये था संडे कैलेंडर का 7वां। और यही 7 दिन कैलेंडर में बार बार रिपीट होने लग गए। और आप लोगों को पता है ये जो कैलेंडर के ऑड डेज है ना, एक्चुअली यही कैलेंडर, यही सेंचुरीज के जो ऑड डेज है, ये जो सेंचुरीज के ऑड डेज है, यही सेंचुरीज के लास्ट डेज भी है। यानी कि जो पहली शताब्दी है 5 ऑड डेज, तो पहली शताब्दी 5वें दिन पे खत्म होगी, यानी कि फ्राइडे। हमेशा पहली शताब्दी फ्राइडे पे खत्म होगी। दूसरी शताब्दी 3 का मतलब क्या है? वेडनेसडे। 1 का मतलब क्या है? मंडे। 0 का मतलब क्या है? संडे। तो कहने का मतलब है पहली शताब्दी का अंतिम दिन फ्राइडे होता है, दूसरी शताब्दी का अंतिम दिन वेडनेसडे, तीसरी शताब्दी का अंतिम दिन मंडे, चौथी शताब्दी का अंतिम दिन संडे।
तो यानी कि जो सेंचुरी के लास्ट डे होते हैं वो संडे, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे होते हैं। और कौन कौन से दिन है जो सेंचुरी के लास्ट डे नहीं हो सकते? टीटीएस। टीटीएस यानी कि ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, ये सेंचुरी के कभी भी लास्ट डे नहीं हो सकते। तो कोई भी जो शताब्दी खत्म होती है वो संडे, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे पे खत्म होती है। पता है, ये बात तो बच्चा किताबों से रट लेता है, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना वो ये है। ये बताओ, 31 दिसंबर, 2100 का दिन बता दो कोई मुझे। 31 दिसंबर 2100 का दिन क्या है? जल्दी से बता दो। 31 दिसंबर 2100, मुझे कोई बता दो। 31 दिसंबर 2000 का दिन बता दो। मुझे कोई बता दो। 31 दिसंबर है ना, 31 दिसंबर 1900 का दिन क्या है? 31 दिसंबर 1900, पता है? ये जो 31 दिसंबर 2100 है ना, ये 21वीं शताब्दी का आखिरी दिन है। ये 21वीं, क्योंकि 2100 के बाद आएगी 1 जनवरी 2101, तो यहां से 22वीं शताब्दी शुरू हो जाएगी। तो ये जो दिन है ना, ये 21वीं शताब्दी का आखिरी दिन है। और 21वीं शताब्दी यानी कि पहली शताब्दी। 21वीं शताब्दी क्या होती है? पहली। और पहली शताब्दी का आखिरी दिन क्या है? फ्राइडे। तो 100% ये दिन क्या है? फ्राइडे। अच्छा, 31 दिसंबर 2000 ये 20वीं शताब्दी का आखिरी दिन है। 20वीं यानी कि चौथी चौथी शताब्दी का आखिरी दिन क्या होता है? संडे। तो बेटा ये संडे है। ये है 19वीं शताब्दी का आखिरी दिन। 19 का मतलब 1600 प्लस 300 यानी कि तीसरी शताब्दी का आखिरी दिन, डेट इज मंडे। अगर अब आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो एक बार गूगल पे चेक करते हैं, ये सेंचुरीज के जो हमने लास्ट डे लिखे हैं वो सही लिखे हैं कि गलत लिखे हैं। तो यहां से शुरुआत करते हैं 31 दिसंबर 1900 से। 31 दिसंबर 1900 का डे पता करते हैं। चेक करना तो जरूरी है ना? है 31 दिसंबर 1900 डे हमारे अकॉर्डिंग क्या निकला? 31 दिसंबर 1900 मंडे निकला है। तो क्या मंडे ही है? सर मंडे। 31 दिसंबर 1900 मंडे है। फिर हमने कैलकुलेट किया है 31 दिसंबर 2000, हमारे अकॉर्डिंग संडे निकला है, क्योंकि चौथी शताब्दी का लास्ट डे क्या है? संडे। तो क्या 31 दिसंबर 2000 को संडे ही है? हाँ सर, संडे ही है। 31 दिसंबर 2100, 2100 यानी कि पहली शताब्दी यानी कि फ्राइडे, हमारे अकॉर्डिंग फ्राइडे निकला है। क्या फ्राइडे ही है? हाँ सर, फ्राइडे ही है ना। 31 दिसंबर 1300, 1300 बेटा मतलब 4 तिया 12 प्लस 1, यानी कि ये पहली शताब्दी का अंतिम दिन है। पहली शताब्दी का अंतिम दिन फ्राइडे। तो 31 दिसंबर 1300 को फ्राइडे होगा। सर डेफिनेटली फ्राइडे ही है। 31 दिसंबर 100, सर फ्राइडे ही होगा 100। अच्छा, ये तो चलो कैलेंडर बता ही नहीं पा रहा, 100 को तो बता ही नहीं पा रहा है ना। 100 को शायद ऐसे बता पाएगा, 4 डिजिट में लिखे देखो। 31 दिसंबर 0100 फ्राइडे। तो किसी भी सेंचुरी का लास्ट डे हमें पता चल गया है 5310। यही 4 दिन है जो शताब्दी के अंतिम दिन हो सकते हैं। तो कोई भी जो सेंचुरी है, या तो वो पहली सेंचुरी होगी, या दूसरी, या तीसरी, या चौथी। इसके अलावा कोई शताब्दी हो ही नहीं सकती, है ना। 31 दिसंबर 200, 200 बेटा ये तो फ्राइडे था। 5-3 का मतलब क्या? वेंसडे। तो दूसरी शताब्दी का अंतिम दिन वेंसडे होगा। देखो क्या निकल कर आ गया? वेंसडे निकल कर आ गया। तीसरी तीसरी शताब्दी का अंतिम दिन क्या है? मंडे। देखो मंडे निकल कर आएगा। ये 531 ये गलत है, यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है, इन्होंने कुछ गड़बड़ कर दी। फ्राइडे कैसे कर दिया? 31 दिसंबर 200 300 400 5310, ये क्या निकलेगा? संडे। एक्चुअली ये निकाल नहीं पा रहे हैं हमारा। ओहो, ये एक्चुअली एडी पे चले गए। ये एडी और बीसी है ना, एना डोमिनी, बिफोर क्राइस्ट और एना डोमिनी। तो यहां पर कहानी गलत हो गई है। एडी, ये कैलेंडर दूसरा है एक्चुअली, इसलिए ये नहीं निकाल पा रहे। ठीक है, आप 1100 1200 से चेक कर सकते हो भाई। 400 का मतलब 1200 ही तो है। 400 का मतलब 1200,
ये भी तो चौथी शताब्दी का अंतिम दिन है, यानी कि संडे निकलेगा। संडे देखो 100% संडे ही निकला है। तो हमें पता चल गया है कि शताब्दी के अंतिम दिन क्या क्या हो सकते हैं। 5310 यानी कि फ्राइडे, वेडनेसडे, मंडे, संडे। अब आप तुम बताओ शताब्दी के प्रथम दिन क्या क्या हो सकते हैं। प्रथम दिन, शताब्दी के प्रथम दिन क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्ट डे। और बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। मुझे एक बात बताओ, अगर मेरी पहली शताब्दी फ्राइडे पे खत्म हो रही है, अगर मेरी पहली शताब्दी फ्राइडे पर खत्म हो रही है, अगर पहली शताब्दी फ्राइडे पर खत्म हो रही है, तो उसके अगले दिन सैटरडे से दूसरी शताब्दी शुरू नहीं होगी। भाई मान लो आज पहली शताब्दी का आखिरी दिन है, अगर आज पहली शताब्दी का आखिरी दिन है तो कल से तो मेरी दूसरी शताब्दी शुरू हो जाएगी ना। और अगर आज फ्राइडे तो कल सैटरडे है। दूसरी शताब्दी अगर वेडनेसडे पे खत्म हो रही है तो उसके अगले दिन थर्सडे से तीसरी शुरू होगी। तीसरी मंडे पे खत्म हो रही है तो उसके अगले दिन ट्यूसडे से चौथी शुरू होगी। चौथी संडे पे खत्म हो रही है तो उसके अगले दिन मंडे से पांचवी शताब्दी शुरू होगी। पांचवी का मतलब पहली शताब्दी। और देखो पहली शताब्दी का पहला दिन यानी कि कैलेंडर का पहला दिन क्या था, मंडे। और देखो यहाँ पर भी क्या निकल कर आ रहा है, मंडे ही निकल कर आ रहा है। तो ये शताब्दी के फर्स्ट डे होते हैं, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। अच्छा, जो सेंचुरी के फर्स्ट डे नहीं हो सकते वो कौन कौन से हैं। जो सेंचुरी के फर्स्ट डे नहीं हो सकते बेटा, जो लास्ट डे है वो फर्स्ट डे नहीं हो सकते। संडे, वेंसडे, फ्राइडे, ये कभी फर्स्ट डे नहीं हो सकते। यानी कि जो लास्ट डे है वो फर्स्ट डे नहीं हो सकते, जो फर्स्ट डे है वो लास्ट डे नहीं हो सकते, एक्सेप्ट मंडे। मंडे इज कॉमन। मंडे एक ऐसा दिन है जो सेंचुरी का फर्स्ट डे भी हो सकता है और मंडे सेंचुरी का लास्ट डे भी हो सकता है। मंडे को छोड़कर सब अलग अलग है। अगर मैं आपसे पूछूं, अब मैं आपसे पूछूं सेंचुरी के, है ना, ये पहली शताब्दी का फर्स्ट डे मंडे, दूसरी शताब्दी का फर्स्ट डे सैटरडे, है ना। यहां पर अगर क्वेश्चन पूछा जाए 1 जनवरी 1201, 1201 बेटा ये कौन सी शताब्दी है, 13वीं शताब्दी है। 13वीं शताब्दी का पहला दिन, 13वीं का मतलब यानी कि पहली शताब्दी का पहला दिन, 100% मंडे निकल कर आएगा। 1 जनवरी, 1 जनवरी, है ना, 1 जनवरी 1301। सर चार थी। अब ये 14वीं शताब्दी है, 14वीं यानी कि दूसरी शताब्दी का पहला दिन, दूसरी शताब्दी का पहला दिन, 1 जनवरी 1401। 1401 का मतलब ये 15वीं शताब्दी का पहला दिन है। 15वीं मतलब 4 तिया 12, 4 तिया 12 +3 यानी कि तीसरी शताब्दी का पहला दिन थर्सडे। और 1 जनवरी 1501 बेटा ये 16वीं शताब्दी का पहला दिन है। 15 शताब्दी पूरी हो चुकी है, 16वीं शताब्दी का पहला दिन। और 16वीं शताब्दी का पहला दिन क्या है, ट्यूसडे। अब जरा इन चारों डेट को चेक करते हैं क्या हमने सही लिखी है कि गलत। 1 जनवरी 1201, है ना, हम चेक करते हैं। 1 जनवरी 1201 डे। देखो 1 जनवरी 1201 को मंडे है और हमारे अकॉर्डिंग भी 1 जनवरी 1201 को मंडे है। अब 1301 को चेक करते हैं। 1301, 1301 देखना, 1 जनवरी 1301 को सैटरडे है और हमारे अकॉर्डिंग भी सैटरडे है। अब 1401 को चेक करते हैं। 1401 बेटा ये 15वीं शताब्दी का पहला दिन है, 1401 थर्सडे। और देखो हमारे अकॉर्डिंग भी थर्सडे है। अब 1501 को चेक करते हैं। 1501, अब 1501 को चेक करते हैं। ये 16वीं शताब्दी का पहला दिन है। 16वीं शताब्दी का पहला दिन यानी कि है ट्यूसडे। और देखो ट्यूसडे ही है। सारे प्रूफ कर दिए। तो अब आप कोई भी सेंचुरी का पहला दिन और आखिरी दिन बता सकते हैं। सेंचुरीज के फर्स्ट और लास्ट डे से रिलेटेड किसी को कोई दिक्कत, बहुत देखो रट्टा मत लगाओ, रट्टा लगाओगे तो हमेशा फंसोगे। ये रट्टा लगाओगे टीटीएस नहीं होते, टीटीएस उधर होते हैं, तो फंस जाओगे, है ना। अगर कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होगी ना तो ये वाले क्वेश्चंस भी विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व कर सकते हो। तो सेंचुरीज के फर्स्ट और लास्ट डे का ये कॉन्सेप्ट था शानदार तरीके से जो मैंने आपको बताया। हाँ, अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं।
इनमें से कौन सा दिन किसी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता? बेटा सेंचुरी का लास्ट दिन नहीं हो सकता, संडे होता है, मंडे होता है, टीटीएस यानी कि ट्यूसडे सेंचुरी का लास्ट डे नहीं हो सकता। इनमें से कौन सा दिन किसी शताब्दी का प्रथम दिन नहीं हो सकता? प्रथम दिन बेटा संडे प्रथम दिन नहीं हो सकता, क्योंकि टीटीएस और मंडे ये सब फर्स्ट डे बनते हैं, संडे फर्स्ट डे नहीं बनता, संडे फर्स्ट डे नहीं बनता। चलिए साहब, अब आप इस क्वेश्चन को बनाओ, क्वेश्चन नंबर 48 को, क्वेश्चन नंबर 48 को बनाओ जल्दी से, फटाफट से। सॉल्व करो। अंकिता अपना जन्मदिन 6 मार्च 2004 रविवार को मनाती है, तो अगली बार वह अपना जन्मदिन रविवार को कब मनाएगी? हाँ जी, कम ऑन। अंकिता सेलिब्रेट्स हर बर्थडे ऑन संडे 6 March 2004. When will she again celebrate her birthday on Sunday? दोबारा से संडे को बर्थडे कब मनाएगी? बेटा 2004 को अपना बर्थडे उसने संडे को सेलिब्रेट किया है 6 मार्च, तो बेटा दोबारा से संडे को तब मनाएगी जब ऑड डेज की वैल्यू 0 निकलेगी। क्या 2008 ऑड डेज की वैल्यू 0 है? सर 2008 4 साल का अंतर है, प्लस लीप ईयर कितने हो गए? सर 2004 तो लीप ईयर काउंट नहीं होगा, 29 फरवरी पहले ही निकल चुकी है, सिर्फ एक होगा, तो यानी कि ऑड डेज की वैल्यू 0 नहीं है, तो दोबारा से 2008 में तो नहीं मना सकती। 2009 बेटा कितने साल का अंतर है? 5 साल का अंतर, प्लस लीप ईयर 2004 लीप ईयर नहीं होगा, सिर्फ एक लीप ईयर है 2008। सर ये भी वैल्यू 0 नहीं है ना? 2010, अब देखना 6 मार्च 2010, बेटा कितने साल का अंतर है? सर 6 साल का अंतर है, प्लस लीप ईयर 2004, ऐसे लीप ईयर काउंट नहीं होगा क्योंकि 6 मार्च 2004 से आगे बढ़ेंगे तो इसकी 29 फरवरी पहले ही निकल चुकी है, तो 2008 सिर्फ एक ही लीप ईयर काउंट होगा, 6 और 1 7 का मतलब 0, संडे प्लस 0 संडे, तो डेफिनेटली 6 मार्च 2004 का जो दिन है एग्जैक्टली वही दिन 6 मार्च 2010 का भी है। सेम जो दिन 6 मार्च 2004 का है एग्जैक्टली वही दिन हमारा 6 मार्च 2010 का भी है। अब तुम कहोगे सर लीप ईयर का कैलेंडर नॉर्मल ईयर से सेम कैसे होगा? बाबू यहाँ पे पूरा कैलेंडर सेम नहीं है, पर्टिकुलर एक दिन समान है। मैंने कहा था ना पर्टिकुलर एक दिन बेटा लीप ईयर और नॉर्मल ईयर का सेम हो सकता है, पर्टिकुलर एक दिन लीप ईयर और नॉर्मल ईयर का सेम हो सकता है, लेकिन तुमको पूरा कैलेंडर सेम है तो गलत है। प्रूफ कर सकते हैं 6 मार्च 2004 और 6 मार्च 2010 का दिन सेम है कि नहीं है? चलो चेक कर लेते हैं। 6 मार्च 2004 को कौन सा दिन है? 6 मार्च, देखो 6 मार्च 2004 को सैटरडे है, अगर 6 मार्च 2004 को सैटरडे है तो पक्का 2010 को भी सैटरडे ही होगा, 6 मार्च 2010 को भी 100% सैटरडे ही होगा, है ना सैटरडे? तो 6 मार्च 2004 को भी सैटरडे, 6 मार्च 2010 को भी सैटरडे है, तो दोबारा से सैटरडे का सैटरडे कब आ गया? पर्टिकुलर एक दिन लीप ईयर और नॉर्मल ईयर का सेम हो सकता है, पूरा कैलेंडर नहीं लेकिन पर्टिकुलर एक दिन सेम हो सकता है। चलिए बनाइए इस क्वेश्चन को, सॉल्व करो जल्दी से, फटाफट से। अच्छा, आज की क्लास के बाद एक क्लास बचेगी आपके लिए बेस्ड ऑन इमेजिनरी कैलेंडर। कल जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो इमेजिनरी कैलेंडर पर बेस करेंगे, हालांकि जो इमेजिनरी कैलेंडर है वो आज तक हमारे किसी एग्जाम में पूछा नहीं गया है। इमेजिनरी कैलेंडर एक ऐसा कैलेंडर जिसमें सप्ताह में 6-7 की जगह 6 दिन हो सकते हैं, 10 दिन हो सकते हैं, बट इमेजिनरी कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन आज तक हमारे एग्जाम में नहीं पूछा गया। तो कल तो वो क्लास होगी, अगर आपको अटेंड करनी है तो करना, नहीं करनी तो मत करना। अच्छा, कल तो फ्राइडे है, वीकेंड का बार, और फिर सैटरडे संडे छुट्टी होगी, फिर मंडे को बाबू क्या होगा? मंडे को मैं आपको कराऊंगा PYQs की प्रैक्टिस।
मंडे को हम करेंगे पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस। कैलेंडर के कितने क्वेश्चंस हैं जो हमारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, लेटेस्ट एग्जाम में जो पूछे गए हैं, ठीक है। फिर मंडे को हम करेंगे पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस, यानी कि जो न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा बेटा वो ट्यूसडे से होगा, नया चैप्टर ट्यूसडे से शुरू होगा, ठीक है। हाँ, और मंडे को ही फिर मैं आपको शॉर्ट नोट्स भी बनवाऊंगा। शॉर्ट नोट्स भी इस चैप्टर के कब बनाए जाएंगे, मंडे को ही बनाए जाएंगे, जब मैं आपको पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस कराऊंगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को कैलेंडर के ये क्लास क्वेश्चंस की पीडीएफ दे दूंगा। पहले तो सारी पीएनजी अपलोड हो जाएंगी, क्लास पीएनजी, जो डेली क्लास पीएनजी है वो तो डेली क्लास पीएनजी अपलोड हो ही रही है। हम देख लेंगे एक आध क्लास पीएनजी छूट ना गई हो तो डेली क्लास पीएनजी अपलोड होगी परफेक्टली। फिर ये जो क्लास क्वेश्चंस है इसकी पीडीएफ मैं आप लोगों को दे दूंगा मंडे को। फिर मैं आप लोगों को एक प्रैक्टिस सेट भी दे दूंगा कैलेंडर का। हालांकि उस प्रैक्टिस सेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको जो रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज प्रैक्टिस सेट की रिक्वायरमेंट है। तो मंडे को ही मैं आप लोगों को पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट अपलोड करा दूंगा, और आपका एप्लीकेशन पे एक टेस्ट अपलोड करा देंगे मंडे को ही, और फिर उस टेस्ट की पीडीएफ सोल्यूशन दे देंगे। टेस्ट का पीडीएफ सोल्यूशन भी मैं आपको दे दूंगा। तो ये जो सारी चीजें हैं रिगार्डिंग दिस चैप्टर कैलेंडर से रिलेटेड, क्लास पीएनजी, क्लास क्वेश्चंस पीडीएफ, प्रैक्टिस सेट, पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट, एप्लीकेशन पे टेस्ट होगा 30 क्वेश्चन का, आप लोग वो टेस्ट दे सकते हो, ताकि जब आप टेस्ट दे रहे होगे तो आपको एग्जाम की फीलिंग आएगी, और फिर उस टेस्ट का पीडीएफ सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। बताओ और किसी चीज की रिक्वायरमेंट है इसके अलावा? शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट्स भी आपको मंडे को ही मिल जाएंगे, वो मैं बनवा दूंगा आपको शॉर्ट नोट्स भी, ठीक है। 7 पॉइंट शॉर्ट नोट्स, मुझे नहीं लगता किसी भी चैप्टर को इससे ज्यादा बेहतर तरीके से पढ़ा जा सकता है। बताओ और कोई मेथड है इससे ज्यादा बेहतर तरीके से पढ़ने का किसी चैप्टर को? तो कैलेंडर चैप्टर के लिए आपको 2 दिन का वेट और करना पड़ेगा। कल इमेजिनरी कैलेंडर के क्वेश्चंस है, क्लास ऑप्शनल है, करना चाहो तो करो, मत करना चाहो तो मत करो, लेकिन मंडे वाली क्लास सारे बच्चे जरूर अटेंड करेंगे, क्योंकि उस दिन मैं पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस कराऊंगा। एटलीस्ट पता चलना चाहिए ना कि हमारे एग्जाम में कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा रहे हैं। और जो मंडे को क्लास होगी उसमें पुलिस के क्वेश्चन होंगे, रेलवे के क्वेश्चन होंगे, सी सेट के क्वेश्चन होंगे, एसएससी में जो क्वेश्चंस पूछे गए वो होंगे, टीचिंग में जो क्वेश्चंस पूछे गए वो होंगे, वो सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। हम्म। हाँ जी, हो गया सॉल्व ये क्वेश्चन। कपिल कृष्णा से, कपिल कृष्णा से 365 दिन बड़ा है। अच्छा, कपिल बड़ा है, कृष्णा छोटा है, जबकि सुदेश कपिल से 60 सप्ताह बड़ा है। यदि सुदेश का जन्म रविवार को हुआ, बेटा सुदेश कब पैदा हुआ? संडे को, सुदेश संडे को पैदा हुआ, और जो सुदेश है वो कपिल से 60 सप्ताह बड़ा है। 60 वीक्स, 60 वीक्स में कितने ऑड डेज होते हैं? 60 वीक्स में ना 0 ऑड डेज होते हैं। 60 वीक्स में, 60 वीक्स में कितने ऑड डेज होते हैं? 60 वीक्स में 0 ऑड डेज होते हैं, 0। अगर सुदेश बेटा, अगर सुदेश रविवार को पैदा हुआ है, अगर सुदेश संडे को पैदा हुआ है, तो डेफिनेटली कपिल भी संडे को ही पैदा होगा। अगर सुदेश संडे को पैदा हुआ है तो डेफिनेटली, डेफिनेटली कपिल भी संडे को ही पैदा होगा, क्योंकि इनके बीच में 60 वीक्स का डिफरेंस है। और 60 वीक्स का मतलब क्या है? 60 वीक्स का मतलब है ऑड डेज की वैल्यू 0। 60 वीक्स का मतलब है ऑड डेज की वैल्यू 0। तो जिस दिन सुदेश पैदा हुआ है संडे को, कपिल भी संडे को ही पैदा होगा। अच्छा, कपिल संडे को पैदा हुआ है और कपिल कृष्णा से 365, 365 में कितने ऑड डेज होते हैं? 1। तो तुम ये कह सकते हो कपिल कृष्णा से 1 दिन बड़ा है, कपिल बड़ा है, कृष्णा छोटा। और जब हम कैलेंडर में बड़े से छोटे पे जाते हैं ना, तो हम कैलेंडर में हमेशा आगे जाते हैं, फ्यूचर।
बेटा छोटे लोग फ्यूचर के लोग होते हैं, तो बड़े पुराने लोग होते हैं। तो जब कैलेंडर में बड़े से छोटे पे जा रहे हैं तो हम फ्यूचर में जा रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, कपिल अगर एक दिन बड़ा है तो कपिल संडे को पैदा हुआ, उसके एक दिन बाद यानी कि मंडे को कृष्णा पैदा होगा। भाई संडे को कपिल हो गया, मंडे को कृष्णा पैदा हो रहा, तभी तो कृष्णा एक दिन छोटा कहलाएगा। 365 को मतलब एक होता है। तो कृष्णा का जन्म कब हुआ? कृष्णा का जन्म सोमवार को हुआ। संडे के एक दिन बाद होगा, तभी तो कृष्णा छोटा कहलाएगा। समझ रहे हो? चलिए, फाइनली फाइनली हम पहुंच चुके हैं बेटा स्टैंडर्ड मेथड पे, जहां हम बिना आज की डेट से कंपैरिजन किए, है ना, बिना रेफरेंस मेथड के, है ना, एग्जैक्टली हम स्टैंडर्ड मेथड का यूज करेंगे। और स्टैंडर्ड मेथड का यूज करके हम बताएंगे कि 10 अगस्त 2020 को कौन सा दिन था। मतलब बिना आज की डेट से कंपेयर किए हम बताएंगे कि 10 अगस्त 2020 को कौन सा दिन था। हाँ जी, 10 अगस्त 2020 को कौन सा दिन था, बिना आज की डेट से कंपेयर किए। बिना आज की डेट से कंपेयर किए 10 अगस्त 2020 को कौन सा दिन था, बताओ। आज की डेट से कंपैरिजन नहीं करना, बिना आज की डेट से कंपेयर किए बताना कि 10 अगस्त 2020 को कौन सा दिन था। कैसे बताएंगे आप? सर कुछ नहीं करना, टोटल ऑड डेज काउंट करने हैं, और ऑड डेज काउंट हुए एक तो इसका मतलब मंडे था, दो काउंट हुए इसका मतलब ट्यूसडे था, तीन काउंट हुए इसका मतलब वेडनेसडे था, चार काउंट हुए इसका मतलब थर्सडे, पांच काउंट हुए इसका मतलब फ्राइडे, छह काउंट हुए इसका मतलब सैटरडे, और अगर ऑड डे 7 या 0 काउंट हुए इसका मतलब संडे। सर यहाँ पे प्लस माइनस क्यों नहीं करेंगे? बेटा प्लस माइनस तो तब करते हैं ना जब हम रेफरेंस कैलेंडर होता, मतलब आज की डेट से कंपेयर कर रहे होते तो ऑड डेज प्लस माइनस होते, लेकिन यहाँ पे तो प्लस माइनस है नहीं, यहाँ पे तो टोटल ऑड डेज कैलकुलेट करो। क्या कैलकुलेट करना है? टोटल ऑड डेज। अब टोटल ऑड डेज बेटा कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्योंकि टोटल ऑड डेज जितने निकलेंगे उसी के अकॉर्डिंग हमारा दिन डिसाइड हो जाएगा। टोटल ऑड डेज कैसे कैलकुलेट करें हम? 10 अगस्त 2020 तक। भाई 10 अगस्त 2020 तक टोटल ऑड डेज कैसे कैलकुलेट करें? बहुत आसान है ऑड डेज कैलकुलेट करना। आप पहले से जानते हो, रट्टा लगाना नहीं है, कोई मंथ का कोड याद नहीं करना है, कुछ नहीं करना, रट्टा नहीं लगाना, बेसिक कॉन्सेप्ट समझो। देखो टोटल ऑड डेज कैलकुलेट करने के लिए हमें 10 अगस्त तक ऑड डेज कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो 10 अगस्त तक यानी कि हमारा जनवरी निकल चुका है, फरवरी निकल चुका है, मार्च निकल चुका, अप्रैल निकल चुका, मई निकल चुका, जून निकल चुका, जुलाई निकल चुका है, और अगस्त की 10 तारीख तक हम पहुंच गए। तो बेटा 10 अगस्त तक टोटल ऑड डेज कैसे कैलकुलेट होंगे? जनवरी के 3, फरवरी जो है वो 2020 का है, फरवरी 2020 का है यानी कि लीप ईयर है तो एक ऑड डे होगा, मार्च में 3 होंगे, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3। तो भैया 10 का मतलब 3 होता है, 3 और 3 6 और 2 8 और 3 11 और 2 13 और 3 16 17 और 3 20, और 20 का मतलब फाइनली 6 ऑड डेज होते हैं। तो 10 अगस्त तक टोटल कितने ऑड डेज हो गए? 10 अगस्त तक टोटल 6 ऑड डेज हो गए। भाई सीधी सी बात है, 10 अगस्त तक कितने ऑड, रट्टा नहीं लगाना है, बेसिक कॉन्सेप्ट समझो बेटा। जनवरी से लेके अगस्त तक सारे ऑड डेज कैलकुलेट कर लिए। जनवरी 3, 31 का मतलब 3, फरवरी 29 की है क्योंकि 2020 की है, 29 का मतलब 1, मार्च में 31 दिन होते हैं, 3 अप्रैल में 30 यानी कि 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में दी हुई तारीख 10 अगस्त, 10 का मतलब 3। टोटल काउंट कर लो 20, 20 का मतलब 7 दूनी 14, कितना बचा? 6। तो 10 अगस्त तक कितने ऑड डेज हो गए? 6 प्लस। अब बेटा ये बताओ 2020 में कितने ऑड डेज निकाले जाएंगे? अच्छा ये बताओ आप कितने ईयर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं? कितने ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं? ये बताओ कितने ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं? सर यहाँ पे जो वर्ष कंप्लीट हुए हैं ना वो 2019, 2020 नहीं 2019 हुए हैं। वर्ष हमेशा इससे एक कम कंप्लीट होंगे। पूछो क्यों? क्योंकि ये जो 20वीं वर्ष है, 20वीं वर्ष के ये महीने आ गए। ये जो महीने लिखे हैं बेटा, ये महीने 2020 के ही तो हैं, 2020 के ही तो ये सारे महीने हैं। यानी कि वर्ष जो कंप्लीट हुई है वो सिर्फ और सिर्फ 2019 वर्ष कंप्लीट हुई है। तो जो ऑड डेज निकालने हैं वो 2019 में निकालने हैं, और इसको बेटा 400 की टेबल में तोड़ दो, इसको 400 की टेबल में तोड़ दो, ताकि हमें ईयर में लीप ईयर ऐड ना करने पड़े। बिना लीप ईयर ऐड किए हम बता दें
कि 5310, ठीक है। 2000 प्लस 19। अच्छा, 2000 में कितने ऑड डेज है सर? 400 का टेबल, 2000 में 0 ऑड डेज होंगे। लेकिन 19 साल में कितने ऑड डेज है सर? 19 साल में कितने ऑड डेज है, यहां से तो पता लगेगा नहीं। तो 19 साल में बस इतना याद रखना है, इसमें हमें लीप ईयर जोड़ने पड़ेंगे। ईयर्स प्लस लीप ईयर बिकम्स ऑड डेज। 4 से भाग करो, 4 चौक 16, 4 बार भाग जाएगा तो इसमें 4 ही लीप ईयर है। 19 और 4 23, 0 प्लस 23 23, 7 21, फाइनली 2। तो 2020 नहीं, 2019 वर्ष में, 2019 वर्ष में कितने ऑड डेज आ गए टोटल? 2019 वर्ष में 2 ऑड डेज आ गए। 2020 वर्ष में 6 ऑड डेज आ गए। टोटल ऑड डेज कितने आ गए? 6 और 2 8। 8 का मतलब कितना होगा? 1। और 1 का मतलब मंडे। तो भैया 10 अगस्त 2020 को मंडे था। एक बार कैलेंडर में चेक कर लेते हैं, 10 अगस्त 2020 का दिन, 10 अगस्त 2020 का दिन चेक कर लेते हैं एक बार। 10 अगस्त। अब आप लोगों को लग रहा होगा सर ये तो बहुत लेंथी मेथड है, इससे बढ़िया तो रेफरेंस मेथड था। 10 अगस्त 2020 को देखो मंडे ही निकल कर आ गया, मंडे। आप लोगों को लग रहा होगा सर ये तो बहुत लेंथी मेथड है, इससे बेटर तो रेफरेंस मेथड था। लेकिन फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये मेथड बहुत ही सिंपल है। ये मेथड बहुत ही सिंपल है। अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे सिंपल है। देखो, 10 अगस्त 2020 का दिन निकालना है। इतना सिंपल मेथड है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं करी होगी। बेटा यहां से चलना शुरू करो। पहले आएगा मन में बोलो जनवरी, जनवरी का मतलब सीधा 3 निकलो। फरवरी बेटा 2020 की है यानी कि 1। मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त की दी हुई तारीख 10 है ना। 10 और 3 13, और 2 15, और 3 18, और 2 20, और 3 23, 24 27, 7 या 21, 21 का मतलब 6, सीधा 6 और डेज आ गए, खत्म। प्लस यहाँ पे लिखो 2000 प्लस 19, 20 नहीं लिखना है। बस इतना याद रखना है, इस 19 में लीप ईयर और जोड़ने हैं तुम्हें, बस लीप ईयर। इन 19 वर्ष में कितने लीप ईयर है ये और जोड़ने हैं बस। लास्ट में इतना करना है, ईयर्स प्लस लीप ईयर बिकम्स ऑड डेज, क्योंकि जब तक तुम ईयर्स में लीप ईयर नहीं जोड़ोगे वो ऑड डेज नहीं बनेंगे। और 19 साल में कितने लीप ईयर है? 4 से भाग करो। सर आप तो इंडिविजुअल काउंट करते थे तब, जब रेफरेंस के लिए हम पे ईयर होते तो तब हम लीप ईयर इंडिविजुअल काउंट करते थे, बट यहाँ पे इंडिविजुअल नहीं है। तो सीधा 4 से भाग करो, जितनी बार 4 से भाग जाएगा उतने लीप ईयर, बस खत्म क्वेश्चन, खत्म। बेटा 2000 में कितने ऑड डेज? 0। 19 और 4 23, 23 प्लस 0 23, 23 का मतलब 7 21 बचे 2, और 6 और 2 कितना हो गया? 8, 8 का मतलब 1, 1 का मतलब मंडे, खत्म खत्म। बस ये मेथड आपको एग्जाम में यूज करना है। चलो मैं आपको और बताता हूं, जैसे कि आपको कैलकुलेट करना है 5 मार्च 2015 का दिन क्या है। 5 मार्च 2015 का दिन क्या है? देखो शॉर्टकट मेथड क्या है, यहां से शुरू करो, यहां से शुरू करो। जनवरी फरवरी 2015 की है 0, मार्च में कितने हैं? 5, है ना। ये हो गया जनवरी फरवरी मार्च, प्लस 2000, प्लस बेटा 15 की जगह 14 करना है, क्योंकि 2015 भी वर्ष तो ये है। और बस 14 में आए हुए लीप ईयर और जोड़ दो। 4 थी या 12, 3 बार भाग जाएगा, 3 लीप ईयर, बस खत्म। यही आंसर है, यही आंसर है। सबकी वैल्यू छोटी कर लो, 2000 को छोटा कर लो 0। 2000 में 400 का मल्टीपल है 0 और डेज। 3 और 5 8, 8 और 14, 14 22, 22 और 3 25, 25 का मतलब 7 से 21, फाइनली कितना बचा? 4। 4 का मतलब क्या होगा? कैलेंडर का चौथा दिन, कैलेंडर का चौथा दिन थर्सडे। 5 मार्च 2015, 5 मार्च 2015 चेक करते हैं, साथ के साथ प्रूफ भी करना जरूरी है ना, सही पढ़ा रहे हैं कि गलत पढ़ा रहे हैं। 5 मार्च हमारा थर्सडे निकला है ना 2015 का दिन, 5 मार्च 2015 थर्सडे निकला है सर। 5 5 2015 वॉज अ थर्सडे, और हमारा भी थर्सडे निकला है, समझ रहे हो? ये बताओ 19 जून 2025, 19 जून 19, बेटा तुम घर पे ना अपने फैमिली की सबकी डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट कर लेना, ताकि इस मेथड पे तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी।
घर वाले भी खुश हो जाएंगे, तुम बताते रहोगे कि तुम इस दिन पैदा हुए, अपनी मम्मी की, पापा की, दादा की, दादी की, नाना नानी, मामा मामी, चाचा चाची, सबकी सबकी डीओबी पता करके सबको बता देना कि तुम इस दिन पैदा हुए थे। तुम्हारी प्रैक्टिस की प्रैक्टिस हो जाएगी, तुम्हारे घर वाले खुश भी हो जाएंगे। नहीं, चलिए सर यहां से कैलकुलेट करो। जनवरी 3 फरवरी 2025 की है, यानी कि 0, नॉर्मल ईयर है। मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून में दी हुई तारीख 19, प्लस 2000 प्लस 25 की जगह बेटा 24, 24 वर्ष ही कंप्लीट हुए हैं। प्लस 24 में आए हुए लीप ईयर और जोड़ने हैं बस। 4 से भाग करो, 4×6 = 24, 6 बार भाग जाएगा। बस सारी वैल्यूज को छोटा कर दो। 3 और 3 6 और 2 8, 8 और 3 11, 7×2 = 14, कितना बचा 5, 11 और 5 16, 2000 का मतलब 0, 7×3 21, कितना बचा 3, 3 और 3 6 और 2 8 और 3 11 और 5 16 और 3 19, 19 और 6 25 और 7×3 21, कितना बचा 4, चौथा दिन कैलेंडर का यानी कि थर्सडे। और बेटा आज 19 जून 2025 ही है कि नहीं? आज 19 जून 2025। और आज का दिन क्या है चेक करना जरा, आज थर्सडे है कि नहीं है? हाँ सर बिल्कुल आज थर्सडे ही है। क्यों भाई, आज थर्सडे है कि नहीं है? हाँ सर बिल्कुल। तो ये वाला जो स्टैंडर्ड मेथड है ना, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है इस स्टैंडर्ड मेथड पे, और उसके बाद ये वाला जो मेथड है सबसे आसान है। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, ये बात आप सबको पता होनी चाहिए कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, ये आपको पता होना चाहिए। ये हमारे जी के जीएस का भी क्वेश्चन है, रीजनिंग के होने के साथ साथ। हाँ जी, ये जो क्वेश्चन है ये हमारे जी के जीएस का भी क्वेश्चन है। कैलकुलेट करो। आप लोगों के देखो कमेंट्स आज टेक्निकल इशू है, इसलिए आप लोगों के जो कमेंट्स हैं वो नहीं आ रहे। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? हाँ जी, यहां से और डेज कैलकुलेट करना शुरू करो। जनवरी फरवरी 1947 की है 0, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त में दी हुई तारीख 15 प्लस 1946, बेटा 47 नहीं 1946 वर्ष कंप्लीट हुए हैं। हमेशा इससे एक कम वर्ष कंप्लीट होगा। और इसमें आए हुए लीप ईयर और जोड़ दो। कितने लीप ईयर है? 4 से भाग करो, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 11 बार भाग जाएगा। सारी वैल्यूज को छोटा करो। 100 वर्ष में कितने ऑड डेज होते हैं? 5। 200 में कितने होते हैं? 3। 300 में कितने होते हैं? 1। 400 में कितने होते हैं? 0। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग 1900 में कितने होंगे बिना लीप ईयर ऐड किए? 1600 प्लस 300, 0 प्लस 1 1। 1900 में एक ऑड डे होगा। 46, 7×2 = 14, कितना बचा? 1। 7×6 = 42, कितने बचे? 4। 7 एकम 7, कितना बचा? 4। चलिए 3 और 3 6 और 2 8, हम 8 को 1 भी कर सकते हैं। 1 और 3 4 और 2 6 और 3 9, 9 का मतलब 2, 2 और 1 3 और 1 4 और 4 8, 8 का मतलब 1, 1 और 4 5। कितने और डेज आगे निकल के? 5। या फिर आप ऐसे करो, 3 और 3 6 और 2 8 और 3 11 और 2 13 और 3 16 और 1 17 और 1 18 और 4 22 और 4 26 और 7×3 21, कितना बचेगा? 5। कैसे भी करो, रिमाइंडर थ्योरम में जानती हो तुम, 5 5 आएगा। और 5 का मतलब बेटा कैलेंडर का 5वां दिन, और कैलेंडर का 5वां दिन क्या था? फ्राइडे। तो 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे था, तो हमें जो आजादी मिली थी बेटा वो फ्राइडे को मिली थी। और इसी बेसिस पे हमें पता भी होना चाहिए कि भैया 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। आजादी का दिन पता है तो तुम्हें ये वाला दिन भी पता होना चाहिए, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? हाँ जी, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन बनेगा सर। यहाँ से कैलकुलेट करो। जनवरी के तो सीधा जनवरी के तो 26 ही लिखेंगे, क्योंकि महीना तो पूरा हुआ नहीं है, बाकी कोई और महीना नहीं है। 1900 और बेटा 50 नहीं, वर्ष जो कंप्लीट हुए वो 49 प्लस लीप ईयर। 4 एकम 4, 4×2 12 चौक 48, बेटा 12 लीप ईयर रहेंगे। 49 में 4 से भाग करोगे, 12 बार भाग जाएगा, तो 12 लीप ईयर आएगा 49 वर्ष में। छोटा कर दो,
1900 में कितने ऑड डेज होते हैं? एक। 1600 प्लस 300, 0 प्लस 1 1। 7 या 21 कितना बचा? 5। 749 कितना बचा? 0। 7 एकम 7 कितना बचा? 5। 5 और 1 6, 6 और 5 11। 11 का मतलब 7 एकम 7 कितना बचा? 4। कैलेंडर का चौथा दिन, और कैलेंडर का चौथा दिन मीन्स थर्सडे। कैलेंडर का चौथा दिन मीन्स थर्सडे। तो ये स्टैंडर्ड मेथड है जहां हमें आज की डेट से कंपैरिजन की जरूरत नहीं है। बिना आज की डेट से कंपेयर किए हम इस स्टैंडर्ड मेथड का यूज करके किसी भी डेट मंथ ईयर का दिन बता सकते हैं। 5 मार्च 1726 का दिन क्या है? 5 मार्च 1726, समझ रहे हो? जनवरी 3, फरवरी बेटा, फरवरी 26 की है यानी कि नॉर्मल है। मार्च में दी हुई तारीख प्लस 1700 प्लस 26 की जगह बेटा 25, क्योंकि 25 वर्ष ही तो कंप्लीट होंगे। और इसमें आए हुए लीप ईयर, कितने लीप ईयर है? 4 से भाग करो, 4 छिंग 24, 6 बार भाग जाएगा। अच्छा, 1700 को कैसे तोड़ोगे? 1600 प्लस 100, 1600 प्लस 100 यानी कि 0 प्लस 5। 100 में तो 5 होते हैं ना। 7 या 21 कितने बचे? 4। तो 3 और 5 8, 8 8 और 5 13, 13 और 4 17, 17 और 6 23। 7 या 21 कितना बचेगा? 2। कैलेंडर का दूसरा दिन, दूसरा दिन पहला दिन मंडे था और दूसरा दिन क्या था? कैलेंडर का दूसरा दिन था ट्यूसडे। 5 मार्च 1726, जरा चेक कर लेते हैं। 5 मार्च 1726, 5 मार्च 1726, 5 मार्च 1726, देखना ट्यूसडे। और हमारा भी आंसर क्या आ रहा है? ट्यूसडे। बहुत बढ़िया। ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है, ये अक्सर कभी कभी हमारे एग्जाम में आ जाता है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन। दिया को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 17 फरवरी के बाद लेकिन 21 फरवरी से पहले हुआ। देखो उसके जो भाई का जन्मदिन था, अकॉर्डिंग टू दिया, अकॉर्डिंग टू दिया 17 के बाद यानी कि 18 19 20 और 21 से पहले यानी कि अकॉर्डिंग टू दिया 18 19 20 फरवरी को जन्मदिन हुआ है। जबकि उसके भाई को याद है कि उसका जन्मदिन 19 के बाद और 24 से पहले। उसके भाई के अकॉर्डिंग बेटा बर्थडे कब है? 19 के बाद यानी कि 20 21 22 और 24 से पहले यानी कि 23 तक। तो अकॉर्डिंग टू दिया बर्थडे है 18 19 20 में, अकॉर्डिंग टू भाई बर्थडे है 20 21 22 23 में। तो जो एक्चुअल में बर्थडे होगा वो इन दोनों की कॉमन डेट्स होंगी, और इन दोनों की कॉमन डेट्स क्या है? सिर्फ और सिर्फ 20। इन दोनों की कॉमन डेट्स क्या है? सिर्फ और सिर्फ 20। तो एक्चुअल में जो बर्थडे है वो 20 फरवरी को है। एक्चुअल में जो बर्थडे होगा वो 20 फरवरी को होगा। इन दोनों की जो कॉमन डेट होगी उस दिन बर्थडे होगा एक्चुअल में। अब देखो ये क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे कह रहा था ना, इमेजिनरी कैलेंडर पर बेस्ड ये है। तो ये जो इमेजिनरी कैलेंडर की क्लास है, ये क्लास हम लेंगे कल, ठीक है? और फिर मंडे को मैं पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस कराऊंगा। फिर जो न्यू टॉपिक का आप इंतजार कर रहे हैं वो शुरुआत होगी ट्यूसडे से। समझ रहे हो? नए टॉपिक की शुरुआत कब से होगी? ट्यूसडे से होगी। एक क्वेश्चन चलो आपके सामने आ गया तो इसको सॉल्व कर लो। इस इमेजिनरी क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। चलो, अगर कोई दिन 24 की बजाय 30 घंटे का हो, ओके, दिन हमारा 30 घंटे का है और सप्ताह 7 की बजाय 12 दिनों का है, लेकिन एक वर्ष में अभी भी समान घंटे हैं, लेकिन एक वर्ष में अभी भी समान, तो एक साल में कितने सप्ताह होंगे? तो एक साल में कितने सप्ताह होंगे? टोटल नंबर ऑफ वीक्स। अच्छा, एक वर्ष में कितने घंटे हैं? एक वर्ष में अभी भी समान घंटे हैं। 24 घंटे का एक दिन होता है और हमारे वर्ष में होते हैं 365 दिन। तो एक वर्ष में अभी भी हमारे पास 24 इंटू 365 दिन है, 24 इंटू 365 घंटे हैं। हमारे पास कितने घंटे हैं एक वर्ष में? अभी भी 24 इंटू 365। हमारे पास अभी भी 24 इंटू 365 घंटे हैं एक साल में। अच्छा, जो एक सप्ताह बनाया है, जो नया, जो न्यू वीक बना है, वो कितने दिन का है? वो 7 की बजाय 12 दिनों का है। जो न्यू वीक बनाया है, अगर मैं न्यू वीक्स में आवर्स कैलकुलेट करूं तो कितने कैलकुलेट होंगे? 7 की बजाय 12 दिन का है
और जो दिन है वो 24 की बजाय 30 का है। तो जो मेरा नया सप्ताह बना है उस नए सप्ताह में अगर मैं टोटल आवर्स कैलकुलेट करूं तो 12 दिनों का सप्ताह है और एक दिन में 30 घंटे हैं। और ये मेरे पास टोटल आवर्स है, ये मेरे पास टोटल आवर्स है। तो अगर मैं टोटल वीक्स कैलकुलेट करूंगा तो टोटल वीक्स कैसे कैलकुलेट करूंगा? टोटल आवर्स डिवाइडेड बाई एक वीक में कितने घंटे हैं, डिवाइडेड बाई एक वीक में कितने घंटे हैं। तो यहां से टोटल वीक्स मेरे निकल कर आ जाएंगे, यहां से टोटल वीक्स मेरे निकल कर आ जाएंगे। 12 दूनी 24, 2 15 या, अब ये डिवाइड होगा 15 दूनी 30, बचे 6, 15 चौका 60, बचे 5, दशमलव लगा के जीरो डालिए, 15 तिया 45, फिर बचे 5, तो 24.3 वीक होंगे, है ना। तो ये रेफरेंस कैलेंडर वाले क्वेश्चन है कि टोटल घंटे मेरे पास इतने हैं और एक सप्ताह जो बना है उसमें घंटे इतने निकल कर आ गए हैं। तो टोटल घंटे में अगर सप्ताह के घंटे मल्टी डिवाइड कर देंगे तो मेरे टोटल वीक्स निकल कर आ जाएंगे कि इतने घंटों में इतने सप्ताह बन जाएंगे। चलिए, तो फिर आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। गुड बाय, लव यू गाइस, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, टेक केयर, शुक्रिया, लव यू ऑल।